मेरे मेहरबान दोस्तों, हमेशा की तरह मैं अन्नू कपूर एक बार फिर हाजिर हूँ, आपसे मुखातिब हूँ, आपके साथ उस सुहाने सफ़र पर चलने के लिए जिसमें आप सुनेंगे गुज़रे ज़माने के मीठे नगमे और फिल्मी दुनिया के सुने अनसुने किस्से। इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर। धन्यवाद। सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर आज जो किस्से आपके लिए लेकर आया हूँ उसका ट्रेलर। आज मैं उस नौजवान की कहानी सुनाऊंगा जो बनना तो चाहता था वकील, नाम कमाना चाहता था वकील बनकर, मगर हालात ऐसे बने कि उसे जेल जाना पड़ा। और फिर वक्त ने, नियति ने, डेस्टिनी ने उसे बना दिया प्रोड्यूसर, डायरेक्टर। कौन था ये, पता लगेगा आज। और बताऊंगा कि कैसे 50s की एक मशहूर गायिका सुधा मल्होत्रा की शादी से ठीक पहले एक बड़े अखबार ने उनके रोमांस की, प्रेम प्रसंग की खबरें छाप दी। विवाद इतना बढ़ गया कि उन्हें शादी के बाद फिल्मों से किनारा करना पड़ा। आज उस संगीतकार के बारे में भी बताऊंगा जिसने पहला काम दिया लता मंगेशकर को, ब्रेक दिया लता मंगेशकर को। और जनाब, ये शख्स गुलाम हैदर नहीं थे, तो फिर वो कौन थे? इस राज का खुलासा भी आज की महफिल में। एक मशहूर अभिनेता के बारे में भी बात करेंगे जिन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस में अचानक एक ऐसा स्टेप उठा लिया जो न सिर्फ उनके करियर के लिए बल्कि उनकी लाइफ के लिए भी घातक साबित हुआ। और इतना फेटल हो गया, इतना घातक हो गया कि उन्हें घर से कूदकर आत्महत्या करनी पड़ी। आज की महफिल में ये राज भी खुल जाएगा कि जॉय मुखर्जी की पहली फिल्म लव इन शिमला नहीं थी। राज खुलेंगे बहुत सारे। सबसे पहले बात उस नौजवान की जिसका सपना था वकील बन के नाम कमाने का, लेकिन सर्कमस्टांसेस ने, नियति ने उसे बना दिया निर्माता निर्देशक फिल्मों का। और खूब नाम कमाया, फिल्में बनाई, लव मैरिज, जंगली, अप्रैल फूल, शागिर्द, अभिनेत्री, शर्मीली, और इनका नाम था सुबोध मुखर्जी। अपने सपने को पूरा करने के लिए सुबोध मुखर्जी अपने शहर झांसी से लखनऊ चले आए थे। कॉलेज में एडमिशन लिया और लॉ की पढ़ाई करनी शुरू की। ये था दौर 1942 का। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो चुका था। जवानी का जोश और अपने देश, अपनी मातृभूमि के लिए कुछ कर दिखाने का, कुछ करने का जज्बा। सो आओ देखा ना ताओ, सुबोध फ्रीडम स्ट्रगल में कूद पड़े। पकड़े गए, जेल जाना पड़ा, और सजा काटकर जब वापस घर पहुंचे तो घबराई हुई मां ने दोबारा लखनऊ भेजने से इनकार कर दिया कि अब तुम्हें लखनऊ नहीं भेजूंगी मैं, कुछ नहीं, वकालत छोड़ो। तो ये वकील बनने का सपना ही रह गया। छोटा सा शहर झांसी, करने को कुछ नहीं। सो एक दिन सुबोध अपने बड़े भाई शशधर मुखर्जी के पास बंबई बढ़ गए। शशधर मुखर्जी ने उन्हीं दिनों बॉम्बे टॉकीज छोड़कर एक नई कंपनी की नींव रखी थी, फिल्मिस्तान। इस फिल्मिस्तान प्रोडक्शन कंपनी की पहली फिल्म फ्लोर पर थी जिसका नाम था चल चल रे नौजवान। बड़े भाई ने छोटे भाई को इसी फिल्म के डायरेक्टर ज्ञान मुखर्जी का असिस्टेंट बनवा डाला। करीब 4 सालों तक फिल्मिस्तान में रहकर डायरेक्शन सीखते रहे और फिर अशोक कुमार के बुलावे पर बॉम्बे टॉकीज में चले गए। कुछ साल उन्होंने इस कंपनी बॉम्बे टॉकीज में गुजारे। फिर हालात उन्हें एक बार फिर फिल्मिस्तान प्रोडक्शन कंपनी में ले आए। फिल्मिस्तान के बैनर में उन्होंने जो पहली फिल्म बनाई एज ए डायरेक्टर वो थी 1955 में रिलीज हुई मुनीम जी। 1957 में पेइंग गेस्ट बनाई और फिर फिल्मिस्तान छोड़कर अपने नाम का ही बैनर एस्टैब्लिश कर लिया, सुबोध मुखर्जी प्रोडक्शंस। और इसी बैनर के तहत एक से बढ़कर एक बेहतरीन और हिट फिल्में बनाई। एक इंटरव्यू में दादा सुबोध मुखर्जी ने खुद कहा था, इंसान के बस में कुछ नहीं है। सोचा था वकील बनूंगा, नाम कमाऊंगा,
लेकिन हालात ने वहां ला पटका जहां का कभी ख्याल भी जहन में नहीं आया था। समय बड़ा बलवान। वो दादा का एक गाना याद आ रहा है, काल का पहिया घूमे रे भैया, लाख तरह इंसान चले, कभी सजे बारात कहीं तो कहीं बिना सामान चले। रामकृष्ण हरि रामकृष्ण, नीरज जी का लिखा हुआ गाना है। शादी से ठीक पहले आखिर ऐसा कौन सा विवाद खड़ा हो गया था जिसकी वजह से सुधा मल्होत्रा को फिल्मी दुनिया से किनारा कर लेना पड़ा? जानने के लिए सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। प्लेबैक सिंगर सुधा मल्होत्रा, इन्होंने 50s में, 50 के दशक में बहुत सारे गीत गाए, बहुत सारे गीत हिट हुए। कश्ती का खामोश सफर है, शाम भी है तन्हाई भी, या सलाम हसरत कबूल कर लो, मेरी मोहब्बत कबूल कर लो, ये हाथी अपनी दौलत है, भजन याद कीजिए, ना मैं धन चाहूं ना रतन चाहूं। और वो जो कव्वाली है रोशन साहब की कंपोज की हुई, साहिर साहब की लिखी हुई, ना तो कारवां की तलाश है मेरे शौक के खाना खराब को, तेरी रह गुजर की तलाश है। बाद में ये कव्वाली 5 लोगों ने गाई है, इनमें से सुधा जी भी एक सिंगर हैं। 50s में सुधा जी का अच्छा खासा नाम हो गया था। उसी दौरान सुधा जी का रिश्ता शिकागो रेडियो के मालिक मोटवानी खानदान में तय हो गया। बहुत पैसे वाले रईस, ऊंचा परिवार। आप जानते हैं, मैं अपने प्रोग्राम में कई बार कह चुका हूं कि वो दौर ऐसा था जब फिल्म वालों को हे दृष्टि से देखा जाता था। फिल्मों में काम करना या नाटकों से जुड़े होना कोई अच्छी बात नहीं मानी जाती थी। लेकिन ये जानते हुए भी कि सुधा एक प्लेबैक सिंगर हैं, फिल्मों में गाती हैं, उनके होने वाले ससुराल वालों ने रिश्ता मंजूर कर लिया। लेकिन शादी से ठीक पहले एक ऐसा विवाद खड़ा कर दिया गया कि उन्हें फिल्मों को अलविदा कहना पड़ा। सुधा मल्होत्रा के करियर को आगे बढ़ाने में साहिर लुधियानवी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। उन्होंने सुधा मल्होत्रा के लिए बेहतरीन गीत लिखे। उस जमाने में सुधा मल्होत्रा और साहिर की नजदीकियों के किस्से भी चर्चा में आने लगे थे। सुधा मल्होत्रा की शादी से ठीक पहले अचानक एक रोज ब्लिट्स न्यूज़पेपर ने सुधा और साहिर लुधियानवी की कुछ तस्वीरें छाप दी। इन तस्वीरों की झलक से लगता था कि अंतरंगता है दोनों में। सुधा की जिंदगी में भूचाल तो आना ही था। शादी तो हो गई, लेकिन इस शर्त के साथ कि वो भविष्य में फिल्मी दुनिया से कोई रिश्ता नहीं रखेंगी। ससुराल में भूचाल आ जाए, ससुराल वाले अपनी बहू की तस्वीरें देखें अखबार में कि वो किसी गैर मर्द के साथ बैठी हुई है, तो भूचाल आना तो था। तो ये कंडीशंस रख दी गई और सुधा ने भी सारी कंडीशंस मान ली। अब हम बात करेंगे कि सुधा मल्होत्रा जी ने क्या कहा, उनका क्या रिएक्शन था। सुधा मल्होत्रा जी का कहना है कि जिस किसी ने भी वो तस्वीरें छपवाई थी, उसकी मंशा सिर्फ और सिर्फ यही रही होगी कि मेरी शादी ना हो पाए। और ऐसी मंशा रखने वाला और कौन हो सकता है सिवाय एक आदमी के, और वो आदमी होना चाहिए साहिर लुधियानवी। हालांकि आगे चलकर ब्लिट्स अखबार ने खेद व्यक्त किया था और माफी भी मांगी थी, लेकिन सुधा जी का ये विश्वास था। साहिर तो उनसे बहुत प्यार करते थे, बहुत इश्क में थे सुधा मल्होत्रा के। और ये बताना चाहूंगा कि सुधा जी बहुत सुंदर हुआ करती थी। लास्ट बार जब मैं मिला हूं उनसे, तब भी वो उतनी ही खूबसूरत थी। अब साहिर के साथ उनकी कितनी अंतरंगता थी कि नहीं थी, कि साहिर लुधियानवी का ये ख्याली पुलाव था कि सुधा भी उनसे प्यार करती हैं, क्योंकि मैंने उसके लिए इतने बेहतरीन गीत लिखे हैं, उसके करियर को आगे बढ़ाया है, तो ये सुधा का फर्ज हो जाता है कि वो उससे प्यार करें। जरूरी नहीं है। आखिर कौन थे वो संगीतकार जो गुमनाम रह गए, लेकिन जिन्होंने लता मंगेशकर को प्लेबैक सिंगिंग में दिया ब्रेक?
जानने के लिए सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। लता मंगेशकर को प्लेबैक सिंगिंग में लाने का क्रेडिट जाता है, आमतौर पर माना जाता है कि गुलाम हैदर साहब ने दिया, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। गुलाम हैदर ने लता मंगेशकर के करियर को आगे बढ़ाने में जरूर मदद की, लेकिन उन्हें प्लेबैक सिंगिंग का ब्रेक दिया, उन्हें प्लेबैक सिंगर बनाया उस हस्ती ने जिसका नाम था दत्ता डावजेकर। लता जी 13 साल की रही होंगी जब उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर गुजर गए। पंडित दीनानाथ मंगेशकर का जन्म 29 दिसंबर 1900 में हुआ था और तकरीबन 42 साल की उम्र में वो गुजर गए, तो बिल्कुल सही है। लता जी हैं 28 सितंबर 1929 की। बाबा के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी 13 साल की बच्ची के कंधों पर आन गिरी। माँ और एक भाई और 3 और बहनें, माई मदर, मीना, आशा, उषा, भाई हृदयनाथ घर में सबसे बड़ी थी और जिम्मेदार थी, तो सारा बोझ, सारी जिम्मेदारी इस नन्हे से कंधों पर। ऐसे में उन्हें सहारा दिया मास्टर विनायक ने। मास्टर विनायक यानी प्रसिद्ध अभिनेत्री और हीरोइन नंदा जी के पिताजी। तो मास्टर विनायक ने लता को अपनी फिल्म कंपनी में नौकरी पर रख लिया। लता ने उस कंपनी की मराठी फिल्म पहली मंगला गौर में एक्टिंग भी की, साथ में खुद पर फिल्माया एक गीत भी गाया। आगे चलकर उन्होंने हिंदी फिल्म बड़ी मां में भी काम किया एज एन एक्ट्रेस और अपने लिए गीत भी गाए। यहां पर दत्ता डावजेकर मास्टर विनायक की कंपनी प्रफुल्ल पिक्चर्स में काम करते थे, संगीतकार की नौकरी कर रहे थे। लता के गाने से बहुत इंप्रेस हो गए। जब उन्हें पहली बार एक हिंदी फिल्म में संगीत देने का मौका मिला तो उन्होंने फौरन बुलाया लता मंगेशकर को। वो फिल्म थी 1947 में बनी, जिसका नाम था आपकी सेवा में। उधर लता को अभिनय में रस नहीं आया, ध्यान सिर्फ सिंगिंग में था। लेकिन शमशाद बेगम, नूरजहां, जोहराबाई अंबालेवाली और अमीरबाई जैसी दमदार गायिकाओं के होते हुए करियर बनाना आसान नहीं था। जब दत्ता जी डावजेकर का बुलावा आया, ऑफर आया, तो उन्होंने इस मौके को सुनहरा मौका समझकर लपक लिया। लता मंगेशकर की आवाज में जो पहला पार्श्व गीत रिकॉर्ड हुआ था, उसके बोल थे, पा लागू कर जोरी रे, पा लागू कर जोरी रे, शाम मोसे न खेलो होरी रे। ठुमरी। इस ठुमरी को पिक्चराइज्ड किया गया रोहिणी भाटे पर। दत्ता डावजेकर ने आपकी सेवा में फिल्म के अलावा 4 और हिंदी फिल्मों में संगीत दिया। 1948 की फिल्म अदालत, 1952 की फिल्म जीत किसकी, 1954 की फिल्म गोलकुंडा का कैदी और 1982 में बनी बाल शिवाजी। अलबत्ता मराठी फिल्मों में उन्होंने खूब नाम कमाया, जहां वो मराठी फिल्म इंडस्ट्री में डीडी के नाम से मशहूर थे। अपने दौर के मशहूर चरित्र अभिनेता, कैरेक्टर आर्टिस्ट राधा किशन ने आखिर ऐसा कौन सा कदम उठा लिया जो उनकी जान ले बैठा। ये किस्सा सुनाऊंगा आपको थोड़ी देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। अब बात मशहूर चरित्र अभिनेता राधा किशन जी की, जिन्हें खास तरह की डायलॉग डिलीवरी के लिए याद किया जाता है। राधा किशन ने काम किया बैजू आवरा, वचन, नई दिल्ली, एक ही रास्ता, नया दौर, साधना, छोटी बहन वगैरह वगैरह। उनका पूरा नाम था राधा किशन मेहरा। पुरानी दिल्ली के रहने वाले थे, खत्री थे। अभिनेत्री नलिनी जयवंत के शौहर प्रभुदयाल राधा किशन के
बहुत करीबी दोस्त थे। प्रभुदयाल अभिनेता भी थे और असिस्ट भी किया करते थे डायरेक्शन में। बतौर अभिनेता उन्होंने 1950 में बनी फिल्में की, हाउस नंबर 44, मुनीम जी, CID, नई दिल्ली, दुश्मन, लाजवंती, काला बाजार। उसी दौर में बनी फरार और काला पानी में वो असिस्टेंट डायरेक्टर भी रहे। अब दोनों दोस्तों में पता नहीं क्या खिचड़ी पकी कि राधा किशन ने अभिनय से ब्रेक लेकर एक फैसला किया कि यार बहुत हो गया, आदमी हो जाता है सैचुरेशन पॉइंट कि एक्टिंग बहुत हो गई, नाउ लेट्स गेट इनटू फिल्म प्रोडक्शन। फिल्म प्रोडक्शन में जाने का फैसला कर लिया। निर्माता, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, राइटर सब खुद राधा किशन और निर्देशक प्रभुदयाल जी असिस्ट तो किया करते थे। और साइन किया राजेंद्र कुमार को, नलिनी जयवंत का होना तो जरूरी था क्योंकि प्रभुदयाल जी की बीवी थी, नंदा को और राधा किशन खुद। फिल्म का नाम रखा गया अमर रहे ये प्यार। निर्माता की भी पहली फिल्म और डायरेक्टर की भी पहली फिल्म, दोनों को एक्सपीरियंस नहीं। दुर्भाग्य यह हुआ कि राधा किशन की जिंदगी भर की जमा पूंजी फिल्म में लग गई, ऊपर से सर पर कर्जा और चढ़ गया। गिरते पड़ते किसी तरह से फिल्म पूरी की, लेकिन जब यह फिल्म रिलीज हुई 1961 में, अमर रहे ये प्यार, यह फिल्म पूरी तरह से बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। बड़ी स्टार कास्ट और C. रामचंद्र का संगीत होने के बावजूद इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे पानी तक नहीं मांगा। टोटल डिजास्टर। इस डिजास्टर ने राधा किशन को इतने बड़े डिप्रेशन में भेज दिया कि वो इस नाकामी को, इस लॉस को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने बंबई के मशहूर पैडर रोड पर मौजूद अपनी ही बिल्डिंग की छत से कूदकर खुदकुशी कर ली। जनाब, लोग कहते हैं कि जॉय मुखर्जी की पहली फिल्म थी लव इन शिमला, मगर हम कहते हैं कि यह सच नहीं है। जॉय मुखर्जी ने इससे पहले भी एक फिल्म की थी जिसमें उस जमाने की एक भी अभिनेत्री, एक भी हीरोइन उनके साथ काम करने को राजी नहीं हुई थी। यह फिल्म कौन सी थी, क्यों हुआ, बताऊंगा वापस आकर। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। आमतौर पर यह माना जाता है कि जॉय मुखर्जी की पहली फिल्म लव इन शिमला, लेकिन रियलिटी यह है कि जॉय मुखर्जी लव इन शिमला से पहले एक फिल्म साइड हीरो के तौर पर साइन कर चुके थे। डायरेक्टर R.K. नैयर ने जब उन्हें लव इन शिमला ऑफर की तो उस वक्त तक जॉय अपनी पहली फिल्म की शूटिंग शुरू कर चुके थे। यह अलग बात है कि उस फिल्म में कोई भी अभिनेत्री, हीरोइन जॉय मुखर्जी के साथ काम करने को तैयार नहीं थी। जॉय मुखर्जी की पहली फिल्म थी जिसका नाम था हम हिंदुस्तानी, जिसके निर्माता थे उनके पिताजी शशधर मुखर्जी। निर्देशक थे जॉय के ताऊजी के बेटे राम मुखर्जी। अभिनेत्री रानी मुखर्जी जो है इन्हीं राम मुखर्जी की बेटी है। फिल्मालय के बैनर में बनने वाली फिल्म हम हिंदुस्तानी के हीरो हीरोइन थे सुनील दत्त और आशा पारेख। सुनील दत्त के छोटे भाई की भूमिका में निर्देशक राम मुखर्जी को एक नए चेहरे की तलाश थी। वो चेहरा, वो फेस घर में ही मिल गया जॉय मुखर्जी के रूप में। उन्होंने उस भूमिका में जॉय को लेने का फैसला कर डाला। जॉय मुखर्जी उन दिनों पढ़ रहे थे कॉलेज में, फिल्मों में इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए इनकार कर दिया। राम मुखर्जी ने बहुत मनाया, तब कहीं जाकर इंसिस्ट करने पर वो तैयार हो गए। लेकिन अब एक नई प्रॉब्लम सामने आकर खड़ी हो गई। उस जमाने की कोई भी एस्टैब्लिश हीरोइन जॉय मुखर्जी के साथ काम करने को तैयार नहीं थी। राम मुखर्जी और शशधर मुखर्जी ने, जो बड़े बड़े नाम थे, बहुत सारी हीरोइन से बात की, लेकिन नए एक्टर जॉय का नाम सुनते ही सब बिदक जाती थी। आखिर में हीरोइन के रोल के लिए हेलन को लेना पड़ा, जो थी तो जो डांसर के रूप में एस्टैब्लिश तो थी, लेकिन हीरोइन के लिए भी कोशिश कर रही थी।
फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी थी। उसके कुछ समय बाद जॉय को ये फिल्म मिली, लव इन शिमला। ये फिल्म भी फिल्मालय के बैनर की थी और इसमें फिल्मालय एक्टिंग स्कूल में एक्टिंग सीख रही एक नई लड़की को साइन किया गया था एज ए हीरोइन। इस लड़की का नाम था साधना। जॉय मुखर्जी की दोनों ही फिल्में हम हिंदुस्तानी और लव इन शिमला 1960 में ही रिलीज हुई और गुड लक देखिए कि दोनों फिल्में कामयाब और हिट रही। जनाब वापस आके फोन लगाएंगे स्टूडियो से गुवाहाटी के जयंत चौधरी गुवाहाटी के, उनसे बात करेंगे। SMS भेजा था, वो एक बार फिर अपना सवाल पूछेंगे। हेलो, जयंत चौधरी जी गुवाहाटी से बोल रहे हैं आप? हाँ जी। नमस्कार जी, मैं 92.7 बिग FM से अन्नू कपूर बोल रहा हूँ। हाँ नमस्कार अन्नू जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? हाँ मैं जयंत चौधरी गुवाहाटी आसाम से। और क्या हाल है आसाम के? बस ठीक ही है। मैं तो रिटायर्ड हूँ, आई रिटायर्ड एज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अच्छा जी। और आसाम ठीक ही चल रहा है। अच्छा, आपका SMS आपने भेजा था जो हमने शॉर्टलिस्ट किया है। जो सवाल आप जानना चाहते हैं, आपने पूछा था राजकुमार साहब के बारे में, कोई कपड़े का पर्दा कमीज। हाँ जी, वही है। आज एक हार्ट समवेयर और रेड समवेयर जी, तो मशहूर एक्टर राजकुमार साहब एक बार वो पर्दा का कपड़े से शर्ट सिलाया था जी। I don't know whether it is true or rumor. Can you enlighten? आप जानना चाहते हैं कि राजकुमार साहब कपड़े का पर्दा लेकर टेलर के पास पहुंच गए, यही जानना चाहते हैं ना? पर्दा का कपड़े से शर्ट सिलाया था जी। राजकुमार ऐसा सुना है, साहब, पता हाँ, मैं खुलासा करने की कोशिश करता हूं कि राजकुमार साहब का जो बेटा है उसने अपने इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया है कि फैशनेबल तो थे, स्टाइलिश थे, मगर आम जीवन में उनका फेवरेट पहनावा कुर्ता पजामा और पाँव में खड़ाऊं पहनते थे। सादा पैंट शर्ट पहनना भी पसंद था। उन्होंने ये भी हमको पता लगा उनके बेटे के थ्रू कि स्विट्जरलैंड और लंदन गए थे वो। अच्छा। और वहाँ से बहुत सारे फैब्रिक्स मटेरियल खरीद के लाए थे। अच्छा, उन्हीं जो शॉपिंग की थी उसमें से घर के लिए पर्दों के कपड़े भी खरीद के लाए। अच्छा। अब हफ्ते भर के बाद एक दिन अचानक उन्हें इसी पर्दे के कपड़े की शर्ट पहने देखा गया था। अच्छा। लोगों ने जब इंक्वायरी की तो पता चला कि उन्हें कपड़े का वो जो पर्दे का कपड़ा है इतना पसंद आ गया कि उन्होंने घर के पर्दे के साथ साथ कहा कि पर्दे तो बना दो, इसी पर्दे के कपड़े की मेरी एक शर्ट भी बना दो। तो इस बात में सच्चाई है कि राजकुमार साहब ने अपने घर के पर्दों जैसी एक शर्ट खुद के लिए बनवाई थी। ये खुलासा है। उनके सुपुत्र ये भी कहते हैं कि राजकुमार साहब को पाइप पीने का बहुत शौक था, दुनिया भर के पाइप्स का कलेक्शन था। ये तो वो बातें हैं जिन्हें उनके बेटे ने कंफर्म किया है, मगर बहुत सी ऐसी बातें भी हैं चौधरी साहब जो उनके स्टाइल के बारे में मार्केट में उड़ती रहती हैं। जैसे कि अगर किसी फिल्म में उन्हें सोने की अंगूठी या चेन पहननी होती थी तो वो प्रोडक्शन के लोगों से कहा करते थे कि मुझे असली सोने की अंगूठी या हीरे की अंगूठी चाहिए, नकली मैं यूज नहीं करता हूँ। हाँ जी, नकली यूज नहीं करता। और तो और ये भी खबर मिली है कि एक फिल्म में एक सीन था जहाँ जो भी एक्ट्रेस उनकी बेटी बनी हुई थी उसका इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह से होता है कि वो कॉलेज में एंटर करती है 2 कुत्तों के साथ। तो जब ये सीन डायरेक्टर ने राजकुमार को सुनाया तो कहते हैं कि डायरेक्टर से उन्होंने कहा कि भाई वो राजकुमार की बेटी है, उसे कुत्तों के साथ नहीं शेरों के साथ एंट्री लेनी चाहिए। आप समझ रहे हैं? अब ये बात कितनी सच है कि उन्होंने कहा कि नहीं कहा, मगर एक ऐसी फिल्म जरूर है जहां उनकी बेटी कॉलेज में शेर के साथ एंट्री करती है। अब ये राजकुमार ने डायरेक्टर से कहा या नहीं कहा, इस बात की तस्दीक नहीं हो पाई है। तो चौधरी साहब, ये आपका प्रश्न बिल्कुल सही था कि उन्होंने अपने घर के पर्दों के कपड़े से शर्ट बनवाई थी और लोगों ने उन्हें देखा भी था। Thank you, Anu ji. It's very pleasant talking with you. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. तो ये बातचीत हमारी हुई गुवाहाटी के जयंत चौधरी से। उन्होंने सवाल पूछा, हमने बताने की कोशिश की राजकुमार जी के बारे में। बड़ी बड़ी अफवाहें हैं उनकी एक्सेंट्रिसिटी की, और उस एक्सेंट्रिसिटी में बहुत सारे लोगों का अपमान भी कर दिया करते थे वो, जब कहते थे कि जानी कह के बात किया करते थे। और
होप 86 के दौरान उनका झगड़ा भी हो गया था धर्म जी के साथ। धर्म जी की उन्होंने इंसल्ट सी कर दी थी। बहरहाल ये किस्से कहानियाँ तो चलते रहेंगे। हमें SMS भेजिए। हमारा नंबर है 5545455454। लिखिए बिग स्पेस एंड देन योर मैसेज। आपके रिस्पांस का इंतज़ार रहेगा। आपको कैसा लगता है हमारा प्रोग्राम? हम हमेशा जानने के लिए तैयार हैं, सीखने के लिए तैयार हैं, अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए तैयार रहेंगे। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, पावर्ड बाय LIC। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी।